करीब भविष्य में पूरी दुनिया में अचानक जमीन में बड़े बड़े गड्ढे, सिंक होल्स बनने लगते हैं। इन गड्ढों से धमाके होते हैं और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इन गड्ढों से खतरनाक जानवर, जिन्हें रीपर कहा जाता है, निकलते हैं और इंसानों का शिकार करने लगते हैं। इन पर गोली भी असर नहीं करती, इसलिए सेना भी इन्हें रोकने में नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे ये पता चलता है कि ऊंचाई वाले इलाकों में 8000 फीट पर ये जानवर जम जाते हैं, इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों में बसने लगते हैं। 3 साल बाद कोलोराडो के रॉकी माउंटेन्स में हंटर नाम का लड़का एक छोटे से कम्युनिटी में रहता है। एक दिन हंटर 8000 फीट की सेफ लाइन पार करने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि दूसरी तरफ क्या है। वो बस कुछ ही कदम चलता है कि एक रीपर उससे टकरा जाता है। हंटर जान बचाकर वापस भागता है और बड़ी मुश्किल से सेफ लाइन पार करके खुद को बचा पाता है। घर लौटकर हंटर अपने लॉस्ट गल्च रिफ्यूज में वापस आता है, जहां 193 लोग रहते हैं। उसके पिता विल उसे सेफ लाइन पार करने के लिए डांटते हैं और उसे मॉन्स्टर्स के खतरे और उसकी लंग्स की बीमारी की याद दिलाते हैं। हंटर कहता है कि वो सिर्फ और लोगों को ढूंढना चाहता था। इस पर विल उसे समझाते हैं कि वो उसे भी नहीं खोना चाहते, जैसे अपनी बीवी को खो चुके हैं। बाद में विल जब केटी के साथ शिकार करने जाता है तो वो उसे हंटर की बात बताता है। केटी मानती है कि विल की चिंता जायज है, लेकिन वो ये भी बताती है कि हंटर उनके पूरे कम्युनिटी में अकेला बच्चा है, इसलिए दोस्त ढूंढना उसकी फितरत है। हालांकि विल को लगता है कि हंटर सिर्फ उस जगह जाना चाहता है जहां उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। दूसरी तरफ साइंटिस्ट नीना रीपर की खाल पर नई गोलियों का टेस्ट कर रही होती है, लेकिन गोलियां अब भी बेअसर साबित होती है। उसी रात विल नीना को फायरिंग करते हुए सुनता है और उसे गुस्सा आता है। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी बीवी एक स्पेशल मिशन पर नीना के साथ गई थी और वापस नहीं लौटी। इसी बीच हंटर के खांसने की आवाज आती है। विल फौरन उसके कमरे में भागता है और उसकी सांस लेने वाली मशीन का फिल्टर बदल देता है। हंटर की हालत बेहतर हो जाती है और वो दोबारा सो जाता है, लेकिन ये घर में आखिरी फिल्टर था। विल मैप्स देखकर सोचने लगता है कि सेफ लाइन पार करके फिल्टर लाने का सफर कितना खतरनाक हो सकता है। हंटर के बर्थडे पर विल कम्युनिटी के पास बचा हुआ आखिरी मैक एंड चीज बॉक्स लाकर उसे सरप्राइज देता है। जब दोनों खाना बना रहे होते हैं तो हंटर पूछता है कि वो अब रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। विल समझाता है कि बिजली बचाने के लिए वो अब झंडों से दूसरे रिफ्यूजेज से कम्युनिकेशन करते हैं। हंटर इसे सुनकर मायूस हो जाता है और कहता है कि लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। उस रात हंटर फिर से खांसने लगता है और विल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो उसे एक इंजेक्शन दे देता है। हंटर के सो जाने के बाद विल नीना के पास जाता है और कहता है कि वो सुबह फिल्टर लाने के लिए बॉल्डर जाएगा। वो दावा करता है कि उसने एक सेफ रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन नीना इस पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसे इलाके की हर चीज याद है। नीना बताती है कि उसका पुराना लैब भी बॉल्डर में ही है। विल चाहता है कि वो उसके साथ चले क्योंकि उसने रीपर्स को सालों तक स्टडी किया है और पिछली बार की तरह ही इस बार भी बचने की उम्मीद है। लेकिन नीना उसे याद दिलाती है कि पिछली बार वो सिर्फ किस्मत से बच पाई थी और उसी ट्रिप में विल की वाइफ मारी गई थी। हार मानने से इनकार करते हुए विल उसे माउंटेन्स के अंदर जाने वाले एक माइन के बारे में बताता है, मगर नीना को लगता है कि ये और भी खतरनाक है क्योंकि रीपर्स उन्हें वहां फंसा सकते हैं। वो फिर भी जाने से मना कर देती है। विल के जाने के बाद नीना एक कंपास को मॉडिफाई करने में जुट जाती है, लेकिन वो विल की वाइफ की मौत को याद करके खुद को रोक नहीं पाती और आंसुओं में बह जाती है। वहीं दूसरी तरफ विल अपने पड़ोसी से गुजारिश करता है कि वो हंटर का ख्याल रखे और फिर गन स्टोर से हथियारों का ढेर खरीदने चला जाता है। तभी केटी वहां आ जाती है और ऐलान करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, भले ही विल कितनी भी कोशिश करे उसे रोकने की। नीना भी आखिरकार मान जाती है और केटी का मजाक उड़ाती है क्योंकि उसे कोई अनुभव नहीं है और वो बस बोझ बनेगी। विल हंटर को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन लड़का उसे याद दिलाता है कि उसकी मां ने भी यही कहा था। आखिरकार वो तीनों निकल पड़ते हैं और नीना केटी के साथ लगातार बदतमीजी करती रहती है, जिससे तंग आकर विल उसे समझाने की कोशिश करता है। तब नीना बताती है कि रीपर्स हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस छोड़ते हैं और उसका मॉडिफाइड कंपास ये सिग्नल आधे मील की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है। लंबी वॉक के बाद उन्हें एल्बा फायर रोड और 8000 फीट की लाइन मिलती है। जब कंपास कंफर्म करता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है, तो वो लाइन पार कर नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें कुछ छोड़े हुए ट्रक्स मिलते हैं, तो वो उनमें सप्लाईज ढूंढने लगते हैं। उन्हें कुछ फ्लेयर्स, गोला बारूद
और यहाँ तक कि एक ग्रेनेड लॉन्चर भी मिलता है जिसे केटी चलाना जानती है। नीना को एक रीपर का स्केल मिलता है और वो उसका सैंपल लेने में जुट जाती है। जब केटी उसे जल्दी करने को कहती है तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। नीना केटी पर इल्जाम लगाती है कि वो विल को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। गुस्से में केटी उसे ट्रक से धक्का देती है और याद दिलाती है कि नीना ने उसकी बेस्ट फ्रेंड यानी विल की वाइफ को मार डाला था। दोनों औरतों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है और विल को बीच बचाव करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल में कुछ घोड़े मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि रीपर्स सिर्फ इंसानों पर अटैक करते हैं। आखिरकार वो अल्टा विस्टास की एरिया पहुंचते हैं जहां वो चेयरलिफ्ट का इस्तेमाल करके माइन तक सेफली जाने का प्लान बनाते हैं। उसी वक्त नीना का कंपास सिग्नल देता है कि पास में कोई मॉन्स्टर है और वो जंगल के पेड़ हिलते हुए देखते हैं। विल फौरन लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और बैकअप जनरेटर एक्टिवेट करने में लग जाता है, जबकि औरतें नीचे से उसे कवर देती है। केटी मॉन्स्टर को पास आता देख घबरा जाती है और कुछ ग्रेनेड्स फायर करती है जिससे बड़े धमाके होते हैं, लेकिन रीपर को कोई नुकसान नहीं होता। विल जनरेटर कनेक्ट कर लेता है और नीना स्विच ऑन करती है। फिर वो चेयर पर बैठ जाती है जहां विल भी उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे ही रीपर करीब आता है वो उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वही केटी टॉवर पर चढ़कर चेयर्स तक पहुंचने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर केबल्स पर छलांग लगाता है जिससे चेयर्स हिलने लगती है, लेकिन दोनों जैसे तैसे टिके रहते हैं। केटी सही मौके का इंतजार करती है कूदने के लिए, लेकिन अफसोस वो चेयर मिस कर देती है। मिड एयर में उसे विल को पकड़ना पड़ता है। नीना की गोलियां भी तभी खत्म हो जाती है और मॉन्स्टर केबल्स को फिर से हिलाता है जिससे तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। वो तुरंत उठकर भागते हैं और किसी तरह 8000 फीट के एरिया में दाखिल हो जाते हैं, ठीक पहले कि मॉन्स्टर उन्हें पकड़ सके। अंधेरा होने पर ये तीनों फैसला करते हैं कि रात रिसोर्ट में गुजारेंगे। ड्रिंक शेयर करते हुए नीना कहती है कि जब रीपर्स आए थे उन्होंने दुनिया की 95% आबादी को मार दिया था, बिना खाए या सोए। शिकारी तो खाने के लिए मारते हैं, लेकिन ये रीपर्स मजे के लिए इंसानों को मारते हैं और जानवरों पर हमला नहीं करते। ये बात उसे सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं इन्हें खासतौर पर इंसानियत को खत्म करने के लिए तो नहीं भेजा गया। जब औरतें सो जाती हैं, विल को अपनी पत्नी के साथ आखिरी बातचीत याद आती है जिसने नीना की स्किल्स पर पूरा भरोसा जताया था कि वो रीपर्स को मारने का रास्ता ढूंढ लेगी। अगले दिन ग्रुप आखिरकार उस माइंस में पहुंचता है जहां विल पहले काम करता था। वो समझाता है कि टनल के दोनों छोर 8000 फीट के ऊपर है, लेकिन निचले लेवल्स सेफ्टी लाइन से नीचे जाते हैं, जो सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। टनल्स सही से सील नहीं है तो क्रिएचर्स उन्हें ढूंढ सकते हैं और नीना का कंपास भी नीचे काम नहीं करेगा। लेकिन अब तक वो इतनी दूर आ चुके हैं तो नीना और केटी के पास विल का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। कंस्ट्रक्शन हेलमेट्स पहनकर जो लाइट देते हैं, तीनों टनल्स में दाखिल होते हैं और चुपचाप कई घंटे चलते हैं। लेकिन उन्हें रुकना पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि मेन टनल केविन की वजह से बंद हो चुकी है। विल बताता है कि उन्हें लेवल 7 से नीचे जाना पड़ेगा, मतलब उन्हें सेफ्टी लाइन के नीचे 1000 यार्ड तक चलना होगा। बैट से घबराकर वो सीढ़ियां लेते हैं और नई टनल में दाखिल होते हैं, जितना हो सके जल्दी चलते हुए। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है और वो अपनी हेलमेट्स की लाइट्स कवर कर लेते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। टनल में एक रीपर है और उसने उन्हें देख लिया है। ग्रुप तुरंत दौड़ने लगता है। केटी कभी कभी ग्रेनेड फेंकती है ताकि मॉन्स्टर धीमा हो सके। छोड़ी गई मशीनरी भी रीपर को थोड़ा पीछे करती है और विल फायर करता है, लेकिन सब बेकार। जब उन्हें दीवार में एक छेद दिखता है तो तीनों वहां दौड़ कर जाते हैं और विल पत्थरों पर फायर करता है ताकि उन्हें छुपने की जगह मिल सके। रीपर अपनी चमकती हुई पूंछ उस छेद में डालता है तो विल एक फ्लेयर फेंकता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके। लाइट से सामने वाली दीवार में एक और रास्ता नजर आता है तो वो कुछ पत्थर हटाकर वहां से रेंगते हुए भाग जाते हैं। विल सबसे आखिर में रेंगता है और रीपर की पूंछ से बचते हुए दोस्तों का पीछा करता है। कुछ मिनटों तक रेंगने के बाद केटी एक और टनल में निकलती है, लेकिन तभी एक रीपर उसे ढूंढ लेता है और अपनी पूंछ से उसे घायल कर देता है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तेज नहीं है और उसे देखना पड़ता है कि कैसे मॉन्स्टर केटी को अपने साथ ले जाता है। तभी नीना को एक सीढ़ी मिलती है तो वो और विल तुरंत उस पर चढ़ने लगते हैं। पीछे से रीपर की आवाज सुनाई देती है। शुक्र है कि उन्हें दरवाजा मिल जाता है और वो माइन से बाहर भागकर सही वक्त पर सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। नीना और विल अपना सफर जारी रखते हैं और बीच में सिर्फ एक बकरी को सहलाने के लिए रुकते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो उन्हें एक छोड़ा हुआ घर मिलता है जहां वो रात बिताने के लिए अंदर घुस जाते हैं।
वहां कुछ मैक एंड चीज के बॉक्स होते हैं जिन्हें वो डिनर में खाते हैं। इसी दौरान विल बताता है कि ये हंटर का फेवरेट खाना है। फिर वो नीना से पूछता है कि पुराने लैब में ऐसा क्या है। नीना समझाती है कि वहां एक केमिकल हो सकता है जो आखिरकार बुलेट्स को मॉन्स्टर्स को डैमेज करने में मदद कर सकता है। वो थ्योरी देती है कि रीपर्स की स्केल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, इसलिए सही बुलेट उनके अंदर इंटरनल कंबशन, अंदर से जलना कर सकती है। ये सुनकर विल को ये पूरा आइडिया किसी जादुई बुलेट जैसा लगता है और वो यकीन नहीं कर पाता कि उसकी बीवी एक इतनी कमजोर थ्योरी पर अपनी जान गंवा बैठी। अगले दिन वो घर से एक ट्रक उठाते हैं और जितना हो सके तेजी से लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। रास्ते में वो एक ऐसे टाउन से गुजरते हैं जो पूरी तरह से जानवरों ने घेर रखा है। आखिरकार वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिल्टर्स ढूंढने लगते हैं। उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन कंपास उन्हें कोई अलर्ट नहीं देता। वो आखिरी मंजिल पर पहुंचकर फिल्टर्स ढूंढ लेते हैं, फिर भागने लगते हैं। तभी एक रीपर दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है और दोनों को उसकी बड़ी बड़ी पंजों से बचते हुए जल्दी जल्दी दौड़ना पड़ता है। रास्ते में वो कई फर्नीचर से टकराते हैं और हर बार जब रीपर कोई दीवार या खिड़की तोड़ता है तो उनके ऊपर मलबा गिरता है। अचानक उस मॉन्स्टर की पूंछ एक दीवार से निकलकर विल को जकड़ लेती है। नीना तुरंत एक फायर एक्स उठाकर उस पूंछ पर वार करती है जब तक कि मॉन्स्टर उसे छोड़ नहीं देता। इसके बाद नीना एक गैस कैनिस्टर खोलती है ताकि गलियारों में धुंध भर जाए और उन्हें कुछ कवर मिल सके। ये देखकर विल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रीपर को अपने पास आने देता है और फिर कुछ ऑक्सीजन टैंक्स पर गोली चला देता है। इस धमाके से मॉन्स्टर खिड़की के पार उड़ जाता है। वो अब हिलता डुलता नहीं दिख रहा, लेकिन दोनों को यकीन नहीं है कि वो मरा है या सिर्फ बेहोश है। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। हालांकि विल वापस लौटना चाहता है, लेकिन नीना उसे लैब तक पहुंचने और बुलेट्स को खत्म करने में मदद करने के लिए मना लेती है। वो ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं और उनके जाते ही रीपर फिर से जाग जाता है। कुछ देर बाद वो लैब पहुंचते हैं और नीना केमिकल्स मिक्स करने लगती है जबकि विल पहरा देता है। तभी वो एक डेस्क पर एक तस्वीर देखता है जो ये दिखाती है कि नीना का एक परिवार था जिसके बारे में वो कभी बात नहीं करती। नीना रो पड़ती है और बताती है कि जिस दिन ये सब खत्म हुआ वो काम कर रही थी और अपने परिवार के साथ नहीं थी। उसे खासतौर पर यह गिल्ट है कि उसके बेटे का उस दिन सॉकर गेम था और उसने वहां जाने का फैसला नहीं किया। नीना ये भी मानती है कि वो खुद को विल की बीवी की मौत का जिम्मेदार मानती है, लेकिन विल उसे यकीन दिलाता है कि इसमें किसी की गलती नहीं थी। नीना आखिरकार अपनी गोली का काम खत्म करती है और उसे जानवर की खाल पर टेस्ट करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो विल से कहती है कि वो अपने बेटे के पास वापस चला जाए, लेकिन वो यही रहेगी और तब तक एक्सपेरिमेंट करती रहेगी जब तक उसे हल ना मिल जाए या फिर रीपर्स उसे मार ना दे। विल अपने ट्रक में निकल जाता है जबकि नीना एक और बुलेट मिक्स ट्राई करती है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। वो इतनी खोई हुई है कि उसे अपने कंपास की हरकत तक महसूस नहीं होती। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन साथ ही उसे याद आता है कि एक केमिकल कॉम्बिनेशन है जो उसने अभी तक ट्राई नहीं किया। वो जल्दी से उसे मिक्स करती है, ये उसकी आखिरी उम्मीद है। इसी दौरान ट्रक का टायर फट जाता है और ट्रक काबू से बाहर होकर साइड पर गिर जाता है। विल कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो ट्रक की विंडो को लात मारकर तोड़ता है और बाहर निकलता है। वो भागने लगता है, लेकिन रीपर उसका पीछा कर रहा है। एक्सीडेंट के बाद पहाड़ी चढ़ना उसके शरीर के लिए मुश्किल हो रहा है और जैसे ही वो सेफ लाइन के करीब पहुंचता है, एक दूसरा रीपर उसका रास्ता रोक लेता है। विल बेतहाशा फायरिंग करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो उम्मीद खोने लगता है। तभी नीना वहां पहुंचती है और अपनी नई बुलेट चलाती है। एक अजीब सा धमाका होता है, धुआं और इलेक्ट्रिक चार्ज चारों तरफ फैल जाता है। नीना की थ्योरी सही साबित होती है। वो जल्दी से बाकी रीपर्स को शूट करती है जो भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में मारे जाते हैं। फिर नीना रीपर के शरीर का एक हिस्सा उठाती है और विल को दिखाती है, जिससे पता चलता है कि ये दरिंदे असल में रोबोट हैं जो इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किए गए थे। जब विल पूछता है कि इन्हें किसने भेजा, तो नीना अंदाजा लगाती है कि ये एलियंस का काम हो सकता है। बाद में जब दोनों अपने रिफ्यूज लौटते हैं तो विल अपने बेटे हंटर से मिलता है। नीना एक पायरेट फ्लैग फहराती है, ये ऐलान करने के लिए कि अब वो रीपर से लड़ने का तरीका खोज चुकी है। जल्द ही सर्वाइवर्स इकट्ठा होते हैं और खास बुलेट्स बनाने में जुट जाते हैं। विल रेडियो का इस्तेमाल करता है और उनकी उम्मीद भरी खबर हर जगह फैलाता है। नीना मॉन्स्टर के शरीर संभाल कर रखती है ताकि वो उन पर और रिसर्च कर सके। जब हर कोई हथियारों से लैस हो जाता है तो सर्वाइवर्स जंगल में उतरते हैं
और जितने रीपर्स हो सकते हैं मार गिराते हैं ताकि अपनी जमीन वापस हासिल कर सके। एक रात विल और नीना टेलीस्कोप से आसमान देखते हैं और 3 रहस्यमय रोशनी देखती है जो धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रही है, और कहानी यही खत्म हो जाती है।